ऑफ इंडिया, क्योंकि यूनियन जुडिशरी की बात की गई है, उसका कंपोजिशन क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या है, पावर क्या है, तो वही सब हमें देखनी है। तो अगर मैं बात करती हूँ सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट का मतलब अपनी न्याय व्यवस्था की, अपनी जुडिशरी की। तो कहीं ना कहीं जब हम पहले देखते हैं, अगर हम अपने पास्ट में जाते हैं और जब हमारे यहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते थे, तो आपने देखा कोई कोर्ट नहीं होती थी। सिर्फ और सिर्फ जो राजा था वही प्रधान था, वही न्यायाधीश था, और वही जो है भगवान के समान था, और वही न्याय करता था। कोई अलग से ऐसा कोर्ट वगैरह नहीं बनाई गई थी। चाहे वो हमारा हिंदू पीरियड रहा हो, मुस्लिम पीरियड रहा हो, कहीं पे कोई अलग से कोर्ट नहीं थी। लेकिन जैसे ही आपकी 1600 में ये कंपनी बनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसके बाद यहाँ पर जब इन्होंने कंपनी लगाई, जब यहाँ की इन्होंने व्यवस्था देखी और इन्होंने देखा अच्छा हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, भारत में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पर भी हमें कुछ करना चाहिए, यहाँ पर भी हमें व्यवस्था बनानी चाहिए। कब तक हम जो है किसके मामले सुनते रहेंगे? तो ऐसे अलग अलग पदों पे किसी ना किसी को बिठा देते हैं, भले ही उसको नॉलेज हो या ना हो। नॉलेज से इनका कोई लेना देना नहीं था, इनको बस ये चाहिए था कि अगर कोई हम जज बना रहे हैं तो वो कौन होना चाहिए? ब्रिटिशर्स होना चाहिए। बस, अगर वो ब्रिटिशर है तो वो जज बन सकता है। ठीक है, इतना था इनके लिए, और उसके लिए ये नहीं था कि एलएलबी करे, ये करे, वो करे, ऐसा कुछ नहीं था। तो जब हमारे यहाँ आपका बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में, जो बंगाल के नवाब थे उस समय, उसके बाद से ही कंपनी जीत गई थी। तो ये महसूस होने लगा था कि भैया एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है भारत के लिए, एक लॉ बनाने की जरूरत है भारत के लिए, उनको एक तरीके से मैनेज करने की जरूरत है, पर कोई भी ऐसा यूनिफॉर्म या एफिशिएंट सिस्टम है ही नहीं। और क्योंकि जब सिराजुद्दौला हार गए थे, तो जितने भी दीवानी केसेस थे, जितने भी रिवेन्यू के केसेस थे, क्योंकि रिवेन्यू कलेक्ट करने की पावर उनके सी बात है, तो उन सबको मैनेज करना था कि कैसे उनको मैनेज करे। तो उसके लिए क्या हुआ, आपका जो 1773 है, पहली बार अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पर सिस्टम सुधारा गया। उससे पहले भी आपके यहाँ सदर दीवानी अदालतें चलती थी, मुंसिफ कोर्ट चलती थी, कंपनी कोर्ट चलती थी, वो सब चलती थी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करती हूँ, तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, और उस एक्ट के थ्रू पहली बार कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट बनाया, जो कलकत्ता में इन्होंने स्थापित किया। और उसके बाद आप देखते हो कि इन्होंने फिर 1800 में मद्रास में लगाया, और 1823 में बंबई में वही लगाया, जिसको बॉम्बे बोलते थे। तो क्या कि 3 सुप्रीम कोर्ट बना दिए इन्होंने, और वो तीनों के तीनों सुप्रीम कोर्टों में कुछ ऐसी बंदिशें लगाई गई कि भैया यहाँ पर जो आपके भारतीय हैं, जो इंडियन है, जो इंडियन लॉ किए हुए हैं, वो प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो इंग्लैंड से डिग्री लेकर आए हैं सिर्फ वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। भारतीयों पे नहीं था, वहां पे नहीं जा सकते थे, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, किसी का पक्ष नहीं रख सकते थे। तो बहुत सारी चीजें थी। अब उनको सुधार करने के लिए इन्होंने क्या किया, 1861 में आपको पता होगा हाई कोर्ट एक्ट बना था 1861 में, और फिर इन्होंने इनमें से जो सुप्रीम कोर्ट थे उनको तो हटा दिया, और उनकी जगह पर क्या किया, हर जगह पर आपका हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश किया था। हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया। अब हाई कोर्ट को जब एस्टेब्लिश किया गया, तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीयों को प्रैक्टिस करने का राइट दे दिया गया था। और वहीं पर जो है आपका सिफारिश भी की गई थी कि भैया एक जो है बार काउंसिल भी बनाई जाए, जो कि जितने भी एडवोकेट हैं उन सबका रिकॉर्ड भी रखे। क्यों? क्योंकि उस समय जो एडवोकेट का रिकॉर्ड रखा जाता था वो सुप्रीम हाई कोर्ट ही रखते थे, कि कौन एडवोकेट है, उसका नाम दर्ज करना है। अब तो आपको पता है बीसीआई बनी हुई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वही देखती है सारे एडवोकेट्स का रिकॉर्ड। तो पहली बार ही 1861 में जब हाई कोर्ट्स आपके बने थे, उनके सामने ये चीजें रखी गई थी कि भैया बीसीआई होनी चाहिए, जो एडवोकेट के काम को सभी को ये मेंटेन करे, उनकी रोल लिस्ट को मेंटेन करे। ये हाई कोर्ट का काम नहीं होना चाहिए, वो तो सिर्फ डिसीजन करे। अब ये जो हाई कोर्ट थे, इनमें भी बहुत सारी खामियां निकली। ये भी अपने जो एक कहते हैं कि उस स्तर पे नहीं उतर पाए। फिर हमारे यहाँ पर क्योंकि अंग्रेज राज कर रहे थे, उनका राज चल रहा था, तो उनको जो जो खामियां लगती नहीं, उसकी पूर्ति करने के लिए वो एक्ट बनाते रहे। तो जब ये आपका कैलकाटा में हाई सुप्रीम कोर्ट बना था, तो इसमें एक सीजेआई और 3 अदर जजेस थे, यानी कि
4 जजेस की इन्होंने वो की थी, अपॉइंटमेंट की थी। एक सीजीआई थे और 3 अदर जजेस थे, 4 ही बनाए थे। अगर मैं बात करती हूँ आज की सुप्रीम कोर्ट की, तो आज का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसके थ्रू 1937 में दिल्ली में फेडरल कोर्ट बनाया गया था। और वो जो सुप्रीम कोर्ट, वो जो फेडरल कोर्ट बनाया गया उसमें एक सीजेआई और 2 अदर जजेस थे। मैं बात कर रही हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, जिसके अंडर 1937 में दिल्ली में फेडरल कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें 1 सीजेआई और 2 अदर जजेस थे, है ना। एक कोर्ट बना दिया, उसका नाम क्या रखा? फेडरल कोर्ट रखा, संघीय न्यायालय रखा। और वही सभी मामलों में सबसे सुप्रीम था। ये सारे जो हाई कोर्ट वगैरह थे सबको हटा दिया गया था, उसी को सुप्रीम कोर्ट एक रखा गया था। और आपको भी पता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उसके 200 के 200 जो आपके आर्टिकल्स है सेम रखे गए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तरीके से वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, वो ही पूरे भारत को चलाता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद हमारा संविधान जो बन के तैयार हो गया था वो हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन उसको जो लागू करना था, किस डेट से करना था? 26 जनवरी से करना था, क्योंकि उस डेट का एक महत्व था हमारे इतिहास में। उस दिन हमने अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया था 26 जनवरी को, तो उसको भी यादगार रखना था। तो इसलिए हमने उसको लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। हालांकि उसके जो कुछ प्रोविजंस थे, चाहे वो सिटीजनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो इमरजेंसी से रिलेटेड हो, वो पहले ही लागू हो गए थे। वो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। लेकिन बाकी जितने भी प्रोविजंस थे वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। और उसके 2 दिन बाद ही 28 जनवरी 1950 को ये जो आपका फेडरल कोर्ट था, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। जिसको हम पहले फेडरल कोर्ट के नाम से जानते थे, आज हम उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये कब किया गया? संविधान लागू होने के 2 दिन बाद, 28 जनवरी 1950 को। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन डे होता है वो 28 जनवरी को होता है। और जब इसमें क्या था, कितने जजेस थे? 1 सीजेआई प्लस 7 अदर जजेस। उस समय इसमें टोटल जो स्ट्रेंथ थी जजेस की वो 8 थी, 1 सीजेआई और 7 अदर जजेस थे। और अगर मैं आज की स्ट्रेंथ की बात करती हूं, तो आज आपका एक एक्ट पास हुआ था 2019 में। एक्ट था आपका सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसके थ्रू आज के जो जजेस हैं आपके वो कितने हैं? 1 सीजेआई प्लस 33 अदर जजेस। इनकी जो संख्या में बढ़ोतरी की जाती है वो पार्लियामेंट के थ्रू की जाती है। तो केसेस बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है इतनी ज्यादा। तो 1 सीजेआई प्लस 33 अदर जजेस हैं। आज 34 है, करंट में 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। अब अगर मैं बात करती हूँ कि क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या क्या है, क्या क्या कार्य करता है सुप्रीम कोर्ट, अभी इनके आर्टिकल्स पे भी आऊंगी। अभी ये बताऊंगी आपको कहां से कहां तक प्रोविजन है, क्या चीजें हैं, वो सब क्या काम करता है सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का प्रतिपालक है, उसका पिता है, और उसकी संरक्षा करना उसका जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है। संविधान में कोई भी किसी भी तरीके का ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर हिल जाए। ठीक है, एक पिता की तरह वो उनके साथ खड़ा हुआ है। सेकंड, ये कहते हैं गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। हम लोगों को जो फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं अगेंस्ट द स्टेट, आपको भी पता है ना, आपका पार्ट 3 और पार्ट 4 स्टेट की डेफिनेशन बताता है। बाकी जगह स्टेट की कोई वो नहीं है, वहां पे स्टेट स्टेट रहेगा, यूपी हो चाहे आंध्र प्रदेश हो। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ पार्ट 3 और पार्ट 4 के परिप्रेक्ष्य में, तो वहां पर स्टेट की डेफिनेशन में 4 चीजें आती हैं। तो उनके खिलाफ गारंटी किए गए हैं हमारे। तो गारंटर कौन?
हम क्यों इतने कूदते हैं? क्योंकि हमें पता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, स्टेट हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक गारंटर है जो गारंटी दे रहा है हमें कि भैया तुम्हें अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट को कुछ भी हुआ तो मैं बैठा हुआ हूं, मेरे पास आ जाना। थर्ड ये कहते हैं sole authority of resolving dispute like president election, vice president election। अगर आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट होता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो वहां पर वो जो मामला है कौन रिजोल्व करेगा? उसको रिजोल्व करने की पावर दी गई है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को। कहां पर? आर्टिकल 71। फोर्थ बात आती है सेंटर स्टेट डिस्प्यूट। अगर कभी भी एक स्टेट और अदर स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। दो स्टेट या दो स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। सेंटर और स्टेट के बीच में कोई बात होती है तो कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट, है ना? ये उसका ओरिजिनल जुडिक्शन है। यहाँ पर पर्सन जा ही नहीं सकता है, नॉर्मल पर्सन जा ही नहीं सकता है वो क्योंकि वो वहां पर अपील में तो जा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल जुडिक्शन नहीं है उसके पास, उसकी आरंभिक अधिकारिता नहीं है, वो ले ही नहीं सकता है। आरंभिक अधिकारिता किनको है? स्टेट और सेंटर के जो अगर मामले हैं तो उन्हीं में है बस। ये कहां पर दिया गया? आर्टिकल 131, उस पर भी आएंगे, बात करेंगे। फिर बात आती है आपकी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है वो। अगर आप हर जगह से थक गए हैं, हर जगह से हार गए हैं, तो इसके बाद आपकी कहीं भी सुनवाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अगर आप अपील करिए, अपील के बाद अगर उसने हाँ किया या ना किया है, कुछ भी किया, उसके बाद कोई भी अथॉरिटी उसके ऊपर नहीं है, वही होल अथॉरिटी है। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है ये। अगर मैं बात करती हूँ, देखिए राष्ट्रपति की जो आर्टिकल 72 है, या अगर मैं बात करती हूँ उधर गवर्नर की हाई कोर्ट के ऊपर, तो वो अलग चीजें हैं बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अपील की बात मैं कर रही हूँ, वहां तो वो पार्डनिंग पावर उनको दी गई कि वो क्षमा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन अपील थोड़ी ना करोगे उनके पास, याचिका ही तो डाल सकते हो ना सिर्फ और सिर्फ। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर कोई नहीं है। अब आपका ये जो सुप्रीम कोर्ट दिया गया है पार्ट 5 में दिया गया है। पार्ट 5 का आर्टिकल 124 टू 147 बात करते हैं किसकी? आपके सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 124 टू 147। आपका जो आर्टिकल 124 है उसमें 4 क्लोजेज हैं, और वो 4 क्लोजेज ही आपको बहुत कुछ जो है एकदम क्लियर कर देंगे। तो जो फर्स्ट क्लोज है उसका, वो क्या कहता है? आर्टिकल 124। जब मैं आर्टिकल 124 पे आती हूं तो फर्स्ट क्लोज कहता है देयर शेल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग of a chief justice of India and until parliament by law prescribed a large number of not more than 33 other judges। पहले कितना था? 7 अदर जजेस। मैंने कहा ना 2019 में क्या हुआ? अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद से वहां पे क्या हो गया? 33 अदर जजेस हो गया, है ना? तो ये समय समय पर संख्या बढ़ती रहती है। तो जैसे कि पहले कितनी थी टोटल स्ट्रेंथ की, अगर मैं बात करती हूँ 32 थी, अब कितनी हो गई है? 34 हो गई है, 2 जजेस और बढ़ा दिए गए हैं। तो इन्होंने कहा भैया एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक सीजेआई होगा, जब तक कि पार्लियामेंट संख्या को नहीं बढ़ाती है तब तक वो संख्या कितनी होगी? 33 अदर जजेस होंगे। अब ये सेकंड कहते हैं, इसका जो सेकंड क्लोज है वो ये कहता है every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with such of the judges of the Supreme Court and of the high courts in the states as the President may deem necessary for the purpose and shall hold office until he attain the age of 65 years। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का हर एक जज प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे जजेस की एडवाइस से अपॉइंट किया जाता है
जिसको प्रेसिडेंट सही समझता है। लेकिन इसमें सीजेआई की राय जरूर ली जाती है अगर वो अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट दी सीजेआई है। ये कहते हैं कि भाई सीजेआई के बाद जितने भी जजेस अपॉइंट किए जाएंगे वहां पर आप क्या करोगे, सीजेआई की जरूर राय लोगे। लेकिन अगर सीजेआई की बात है तो वहां पर जो आपका प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजेस जिनको वो ठीक समझता है और हाई कोर्ट के ऐसे जजेस जिनको वो ठीक समझता है उनसे राय लेकर के सीजेआई की अपॉइंटमेंट कर सकता है और वे 65 ईयर्स तक ही अपने पद पर बने रहेंगे, है ना। इन्होंने क्या दी है, इन्होंने कोई मिनिमम एज नहीं दी है, इन्होंने मैक्सिमम एज दी है कि भैया ये रिटायरमेंट की एज है, इसके बाद कोई भी उस पद पे नहीं रह सकता है। ठीक। और इन्होंने एक और बात कही कि जब हम बात करते हैं सीजेआई के अपॉइंटमेंट की तो वहां पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे जजेस से सलाह ले सकता है जिनको वो ठीक समझता है। लेकिन ऐसा नहीं भी है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि हम देखते हैं कि आपका जो 1773 है, जब यहां पर इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय इन्होंने इस आज का रूल क्या है, आज का रूल तो आपको भी पता है कि ये कहता है कि भैया जो भी सीनियर मोस्ट होगा उसको क्या बनाओगे आप, सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई बना दोगे, सीनियर मोस्ट। लेकिन उस समय क्या किया गया था, उस समय इन्होंने कहा कि भैया सीनियर मोस्ट हो या कुछ भी हो, हम किसको बनाएंगे जज, जो हमारे फेवर में होगा, जो हमारी जो है बात सुनता होगा। ये इंदिरा गांधी जी का मानना था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस समय जो रॉय थे उनको जज बना दिया था, जबकि उनसे पहले दो सीनियर मोस्ट जज थे। लेकिन फिर भी उन्होंने उनको दरकिनार कर करके किनको, जो अपने फेवर के वो थे जज थे, उनको जज बना दिया था। और ऐसा ही हमें सेम केस देखने को मिला था 1777 में। और आपको पता है कि दोनों में कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और दोनों में ही इसको क्या किया गया था, उल्लंघन किया गया था कि भैया सुप्रीम कोर्ट के जजेस की राय लेनी होती है, हाई कोर्ट के जजेस की राय लेनी होती है, उसमें बेग को बनाया था। तो छोड़ो, हम कह देंगे हाँ राय ले ली थी और क्या करना है, अपनी मर्जी से बनाएंगे, अपने जज बनाएंगे, सीनियर मोस्ट को मारो गोली, कुछ नहीं है सीनियर मोस्ट। लेकिन उसके बाद आपका एक केस हुआ था 1993 में, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जब इन्होंने इस रूल का उल्लंघन किया था, सीनियर मोस्ट को ना बना करके अपने जो पक्ष में फैसले दे सके उनको जज बनाना शुरू कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक फैसला दिया कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी अपॉइंटेड एज सीजेआई। भैया जो भी सीनियर मोस्ट होगा ना सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ और सिर्फ उसी को सीजेआई बनाया जाएगा, बस। उसके अलावा और किसी को बनाया ही नहीं जा सकता है। क्योंकि आपको भी पता है कि जब वो जज रिटायर होने वाला होता है, उसको पता है कि अब मेरी एज जो 65 होने वाली है, तो वो क्या करता है, सिफारिश करता है, रिकमेंडेशन भेजता है राष्ट्रपति के पास कि अब जो है मेरे बाद इनको बनाया जाए। क्यों बनाया जाए? क्योंकि सीनियर मोस्ट यही है। और अब इसी प्रथा को फॉलो किया जा रहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है अपने जजमेंट से 1993 में जो आया था, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि भैया जो सीनियर मोस्ट होगा उसी को सीजीआई बनाया जाएगा। आप अपनी मर्जी से रे या बेग को नहीं बना सकते हो। अगर रे से ऊपर 2 जजेस थे तो उनको बनाना था, अगर बेग से ऊपर 4 जजेस थे तो उनको बनाना था। लेकिन आपने अपने फायदे को देखते हुए क्या किया, इस रूल को तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? क्योंकि देखिए सीजेआई में ये था कि भैया परामर्श लेना है, अगर वो सही समझता है जो उसकी लैंग्वेज कह रही है 124 की, तो उन्होंने उसी को देखते हुए ये कहा कि भैया ठीक है ना, हम मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, अगर हमें सही लग रहा है तो ले लेंगे राय, नहीं लग रहा है तो नहीं लेंगे राय। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और हाँ, अगर हमें आपका क्या कहते हैं अदर जजेस का अपॉइंटमेंट करना है, सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस का अपॉइंटमेंट करना है, तो वहां पर हर हालात में सीजेआई का परामर्श लिया जाएगा। और जो सीजेआई परामर्श करता है वो अपने जो 5 और सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, सॉरी 4 और सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, उनके साथ कंसल्टेशन करता है और उसके बाद अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को देता है।
कि किसको क्या है सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाना चाहिए। पूरा उनका एक क्या है 5 का कॉलेजियम है, 4 और उनके साथ जजेस बैठते हैं सीनियर मोस्ट, और फिर वो सिफारिश करते हैं कि किसको जज बनाया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अच्छा, अभी क्वालिफिकेशन पे भी आएंगे कि कौन बन सकता है। अब जब मैं बात करती हूं इसके थर्ड पॉइंट की, इसी में यही सेकंड का ही क्लोज है जिसमें ये कहते हैं कि प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज अदर देन द सीजेआई द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया कि भैया सीजेआई का अगर अपॉइंटमेंट नहीं है तो वहां पर अगर किसी और जज का अपॉइंटमेंट है तो उसका कंसल्टेशन जरूरी होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ जज मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। अगर कोई जज चाहता है तो वो लिखित में अपना रेजिग्नेशन दे सकता है, किसको, राष्ट्रपति को दे सकता है। और अ जज में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लोज 4, या फिर उसको क्या है हटाया भी जा सकता है उस मैनर से जो कि आपके क्लोज 4 में दिया गया है, 124 के क्लोज 4 में दिया गया है, उस मैनर से उसको हटाया भी जा सकता है। या तो वो रिजाइन भी कर सकता है अगर चाहता है। रिजाइन किसको करेगा, तो उसी को तो करेगा जिसने अपॉइंट किया है, तो उसी को अपना रेजिग्नेशन दे दे, या फिर उसको हटाया भी जा सकता है क्लोज 4 की अगर शर्तें पूरी होती है तो। अब ये कहते हैं जो इसका क्लोज 2A है उसमें ये कहना है द एज ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड। कि अगर वो उनकी एज के बारे में कभी कोई चीजें आती हैं या कुछ भी है तो उसके बारे में प्रेस्क्राइब कौन करेगा, पार्लियामेंट कर सकती है। कि उनकी एज बढ़ाई जानी चाहिए, क्या हम 65 से 67 कर सकते हैं, क्या हम 65 से 70 भी कर सकते हैं क्या, तो पार्लियामेंट कर सकती है उसको डिटरमाइन अगर चाहे तो पार्लियामेंट के हाथ में बहुत पावर है। अब जो थर्ड पॉइंट है इसका वो बात करता है आपका अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अनलेस ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जो आपका थर्ड क्लोज है ना 124 का क्लोज थर्ड, मैंने आपको कहा कि जो आपका सेक्शन सॉरी आर्टिकल 124 है ना वही आपको बहुत सारी क्लियरिटी दे देगा, वही आपको पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट समझा देगा। उसमें वो अपॉइंटमेंट बता देगा, उसी में वो क्वालिफिकेशन बता देगा, उसी में वो आपका क्या कहते हैं इम्पीचमेंट का बता देगा, सब कुछ उसी में बता देगा आपको। 124 ही आपको सब बता देगा कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो अगर मैं बात करती हूं कि किसको अपॉइंट किया जा सकता है जज के तौर पर, कौन बन सकता है, तो यहां पर हमारे सामने आती हैं 3 से 4 चीजें जिसमें ये कहते हैं कि भाई एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक है, और आप एक और चीज भी जोड़ सकते हैं बिलो 65 ईयर्स ऑफ एज, है ना, 65 साल से नीचे का हो तभी तो बन सकता है। आप सब मुझे सुन तो पा रहे हैं ना, ये बताइएगा कभी मेरी वॉइस तो ब्रेक नहीं हो रही है ना। नहीं हाँ, मैम, यस मैम, ब्रेक नहीं क्लियर हो है। रही, बिल्कुल क्लियर है। ब्रेक नहीं है क्योंकि अभी मुझे ब्रेक हो रही थी, जो मैं सुन रही थी मैं सुन नहीं पाई ढंग से। चलिए, तो पहले तो ये कहते हैं कि मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड ये कहते हैं हैज बीन फॉर एट लीस्ट 5 years अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और ऑफ 2 or more सच कोर्ट्स। भाई कम से कम 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का जज रह चुका है या एक से अधिक हाई कोर्ट का जज रह चुका है। लेकिन जज कहां का रहना है, हाई कोर्ट का ही रहना है, ध्यान रखिएगा उसको। कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट किसी हाई कोर्ट का जज रहा है या एक से अधिक हाई कोर्ट का जज रहा है, वो अलग चीजें होती है कि ट्रांसफर होता रहता है, ये अलग है ना। लेकिन 5 साल तक कम से कम उसने हाई कोर्ट के जज का पद धारण किया हो, होल्ड किया हो, या फिर और करके और भी है has been for at least 10 years an advocate of a high court or of 2 or more such courts in succession। या फिर कम से कम 10 वर्ष तक
हाई कोर्ट का अधिवक्ता रह चुका हो या एक से अधिक हाई कोर्ट का अधिवक्ता रह चुका हो, लेकिन 10 साल। ये कहते हैं कि भैया अगर आपने 10 साल तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की है तो भी आपको क्या सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम है, वहां पे सिफारिश की जाती है, उसके थ्रू ही जाते हैं। तो ये कहते हैं कि भैया ये चीजें तो है। या फिर इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट आ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेता है ना। राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भाई उसके पास बहुत अच्छी नॉलेज है लॉ की और बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, और मेरी राय में मैं उसको मानता हूं कि वो एकदम सही है इस पोस्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। तो कोई भी व्यक्ति तभी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्य होगा जब वो एक तो भारत का नागरिक हो, ये तो फर्स्ट कंडीशन है और ये कंपलसरी कंडीशन है। उसके बाद जो आती है वो आपकी और करके आती है कि इनमें से कोई भी एक होगा तो चलेगा, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और सेकंड, या तो वो 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो, या फिर उसने 10 साल तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो, या फिर वो राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेता है, एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है उसको। माइक म्यूट करिएगा। ये बात ठीक है कि अगर ये है तो हम मान लेंगे। अब उसके बाद आपका जो 124 का क्लोज 4 है वो आपको बताता है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, किस तरीके से उनको हटाया जा सकता है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी उनको हटाने के लिए। उसी में अपॉइंटमेंट बता दिया, उसी में आपका क्वालिफिकेशन बता दी, उसी में उनका रिमूवल बता दिया। बताइए, पूरा एक जो आपका आर्टिकल है वही सब कुछ बता दे रहा है। 124 ही अपने आप में इनफ है। एक तो मैंने देखिए कहा था आपको कि वो या तो रेजिग्नेशन दे सकता है या फिर उसको हटाया जा सकता है उस मैनर में जो कि क्लोज 4 में दिया गया, 124 के 4 में दिया गया है। अब 124 का 4 क्या कहता है, ये कहते हैं a judge can be removed by the order of the president only on the ground of proved misbehave or incapacity addressed to both the house of the parliament। जब भी कभी सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटाना है तो हमेशा क्या करना होगा, आपको प्रूव्ड मिसबिहेवियर, जिसको बोलते हैं सिद्ध कदाचार, या फिर असमर्थता, ये दो आधार है। जब हमने राष्ट्रपति को हटाने की बात की थी आर्टिकल 61 में, हमने देखा था क्या होना चाहिए, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही ग्राउंड था। लेकिन यहां पर हमारे पास 2 ग्राउंड आ रहे हैं, प्रूव्ड मिसबिहेव और इनकैपेसिटी। इन दो में से कोई एक भी होगा तो हम क्या कर सकते हैं, प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। मैम कहां मिसबिहेव पे एड्रेस किया जाएगा। अभी देखिए जो मिसबिहेव की मैं बात करूंगी उस पे एक पूरा का पूरा एक्ट है आपका, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। जो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 है वो ये बात करता है कि भैया हम बात कर रहे हैं सिर्फ मिसबिहेवियर की बात नहीं कर रहे हैं कि मिसबिहेवियर है, मिसबिहेवियर नहीं कि उसने अपना जो बिहेवियर है वो कैसा रखा है, या वो डिसिप्लिन में नहीं रहा है, या उसने जो है गलत काम किया है, या उसने रिश्वत ली है। ठीक है, ये दो चीजें अलग है। हम बात कर रहे हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर की। जब भी कभी आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना चाहते हैं तो पहले ये प्रूव्ड कीजिए, ठीक है ना, अपने अंदर ये प्रूव्ड कीजिए कि हाँ भैया वाकई में इसने मिसबिहेवियर किया था, इसीलिए हम इसको पद से हटा रहे हैं। ठीक है ना। अभी जैसे आपका केस हुआ है एक, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, ठीक है ना, वहां पे उनके घर पे आपको पता है कि बहुत सारा पैसा मिला है, ये सब चीजें हुई है। तो अगर उनको हटाने के लिए कुछ किया जाता है तो वो आपका किसी भी हाउस में एड्रेस किया जा सकता है। अगर लोकसभा में उनके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन लाया जाता है तो वहां पर 100 मेंबर्स के थ्रू उसको प्रपोज किया जाना चाहिए। स्पीकर के सामने कौन रखेंगे, 100 मेंबर रखेंगे,
है ना, साइन के साथ। और अगर राज्यसभा में इनिशिएट कर रहे हैं तो वहां पे 50 मेंबर प्रपोजल को रखेंगे विद दिस साइन। ये प्रक्रिया है कि भैया अगर आप कोई रेजोल्यूशन ला रहे हो उनके अगेंस्ट तो 100 मेंबर उसको क्या करें, प्रपोज करें। और अगर राज्यसभा में ला रहे हैं तो 50 मेंबर प्रपोज करें। तो अगर किसी भी जज को हटाना है तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में ये बताया गया है कि आप किस तरीके से इंक्वायरी करोगे, क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा और उनको कब हटाया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी कभी उनको हटाने की बात आती है तो हमेशा वहां पर, अगर हम बात करते हैं लोकसभा में कोई मान लीजिए रेजोल्यूशन लाया गया है उनको हटाने के लिए, ठीक है, तो 100 मेंबर साइन करके देंगे, है ना, लोकसभा के स्पीकर को। तो वहां पे जो लोकसभा का स्पीकर है वो एक 3 मेंबर कमेटी अपॉइंट करता है, 3 मेंबर की कमेटी अपॉइंट करता है, जिसमें एक तो जज होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक, एक होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, जो उनको सही लगता है उसके ले सकते हैं, जो उनको सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं, अनुभवी लगते हैं। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जज, एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, और एक होगा डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, जो पारंगत विधिवेता होगा उनकी राय में। एक 3 व्यक्तियों की कमेटी बनती है जो ये जांच करती है कि वाकई में ही जो आपने इनके खिलाफ क्या कहते हैं आरोप लगाए हैं वो सही है या गलत। पहले वो जांच करते हैं पूरी तरीके से, ये कमेटी पहले जांच करती है और जांच के बाद अपनी रिपोर्ट स्पीकर को देगी, अगर राज्यसभा ने किया है तो वहां के चेयरमैन को देगी, और फिर वही रिपोर्ट की कॉपी किसके पास जाती है, वही कॉपी जाती है आपके उस जज के पास जिसके खिलाफ ऐसे आरोप लगाए गए हैं, और उसको अपना डिफेंस प्रस्तुत करने की के लिए समय दिया जाता है। ओडी अल्ट्रम पार्टम हमारे यहाँ एक लीगल मैगजीन है जिसका अर्थ होता है कि भैया दोनों पक्षों की सुनवाई होनी चाहिए। अगर आप उनके अगेंस्ट कुछ भी ला रहे हो तो उनका भी तो अपना पक्ष रखने का वो दोगे ना मौका। यही तो नेचुरल जस्टिस है, यही प्रकृति का नियम है कि दोनों को आप सुनिए, दोनों की बातों को सुनने के बाद डिसाइड करिएगा। तो फिर उनको क्या दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा कि अब आपके खिलाफ ये जो चार्जेस है और ये जो इंक्वायरी हुई है उसकी ये रिपोर्ट आई है, अब आप अपने डिफेंस में जो भी कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं, और उसके बाद फिर फैसला होगा। और जो फैसला होगा ध्यान रखिएगा, फिर वही मैं कहूंगी 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस। तो 50% कम से कम जो क्या कहते हैं 50% उस टोटल स्ट्रेंथ का जो उस हाउस की है वो उसको सपोर्ट करे, है ना। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों के बहुमत, कुल सदस्यों के 50%, और अगर कोई वोट और जो प्रेजेंट है उनके 2/3 मेजोरिटी से वो पास किया गया हो। टोटल 50% और प्लस 2/3 मेजोरिटी किसकी, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो सेम है, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि हमने इमरजेंसी जब लगाने की बात थी तो वहां पे स्पेशल मेजोरिटी की बात की जा रही थी, ऐसे ही यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी की बात की जा रही है कि भैया जब आप बात करते हो तो कुल का 50% से अधिक होना चाहिए जरूर, और जो प्रेजेंट और वोटिंग है उनका 2/3 भी होना चाहिए। अच्छा, कभी कभी हम ये सोच लेते हैं कि जब 50% है तो 2/3 अपने आप ही निकल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों, मान लीजिए आपका 550 है, ठीक है, टोटल मैं वो बता रही हूँ संख्या 550 है। अब उसका अगर मैं 50% करती हूँ तो कितना बैठता है, आपका बैठ गया 275, ठीक। अब 275 बैठने के बाद 275 चाहिए, अब जो प्रेजेंट है वहां पर वो कितने हैं, 300 हैं प्रेजेंट और वोटिंग। अब अगर उनका 2/3 निकालती हूं तो वहां पर कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। तो 200 और 273 में कौन बड़ा, 50% वाला बड़ा। तो ये पास नहीं होगा, क्योंकि 50% के साथ साथ हमें क्या चाहिए, 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए। अगर 2/3 मेजोरिटी नहीं है तो वो पास नहीं होगा, रेजोल्यूशन जो आप करना चाह रहे हैं वो होगा नहीं। लेकिन वहीं पर मान लीजिए ये 275 है और जो प्रेजेंट और वोटिंग है वो कितने हैं आपके, मान लीजिए 350 हो गए हैं, तो पास हो जाएगा रेजोल्यूशन आपका।
2/3 जरूर होना चाहिए, और 2/3 का मतलब है कि वो 50 से ज्यादा ही होना चाहिए। अगर 50 से कम रह गया वो, तो इसका मतलब है कि रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। अगर 50 से ही पास करना होता तो सिंपल मेजोरिटी नहीं थी क्या? फिर हम स्पेशल क्यों जोड़ते उसमें? फिर तो सिंपल मेजोरिटी से ही काम चल जाता हमारा। हम तो 50% का लगाते और 50% तो हो ही जाती, बात खत्म। तो 2/3 होना बहुत जरूरी है 50 के साथ साथ। अगर 2/3 नहीं आई, और 2/3 का मतलब है उससे ज्यादा होनी चाहिए 50% से, अगर उससे कम है 2/3 मेजोरिटी, तो बेकार, पास नहीं होगा। मैम मान लीजिए 540 और प्रेजेंट, ऐसा जो तो उसमें हो गए जो है 2/3 उसका 360, और 2/3 पास ना होके हम्म मान लो 355 ने ही वोट किया उसके अगेंस्ट, वो 2/3 तो हुआ नहीं, हाँ 50% से ज्यादा है, तो उस केस में भी नहीं होना चाहिए। तो एंड क्या अगर कहना चाह रहे हो, एक बार दोबारा से बोलिएगा, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। मैम इसमें ये है ना कि 50% एंड है या और है हम्म 2/3, अगर नहीं, एंड है, और नहीं, एंड। एंड है तो फिर इसमें मान लीजिए 545 में से 540 प्रेजेंट थे, ठीक है मैम, 540 का 2/3 बनता है हम्म 360, ठीक है, वो हम्म 50% से तो बहुत ज्यादा है। हम्म 360 की बजाय मान लो हम्म 350 लोगों ने उसके अगेंस्ट वोट हम्म किया, यानी कि रिमूवल के हम्म फेवर में वोट किया, तो वो 2/3 तो अच्छा, हो नहीं पाया, बट 50% से ज्यादा है, हाँ 275 से ज्यादा हो गया ना हाँ, 350, तो उस केस में भी क्योंकि एंड क्लॉज है तो उसमें भी नहीं होगा वो रिमूवल। नहीं नहीं नहीं, ये, हाँ, ये कहते हैं कि भैया देखो 50 भी चाहिए और हमें 2/3 भी चाहिए, और जो 2/3 चाहिए वो उससे ज्यादा चाहिए, 50 से ज्यादा चाहिए। दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एक से काम नहीं बनेगा। मान लो 50 नहीं आए, और जब 2/3, जब मेजोरिटी की बात आई और 2/3 ने वो पास भी कर दिया, लेकिन 50 नहीं थे, तो नई बात बनेगी। तो कुल सदस्यों का 50% भी चाहिए, कुल सदस्यों का बहुमत भी चाहिए, और साथ ही साथ जो उपस्थित है और वोटिंग है उनके 2/3 भी चाहिए। अब अब ये कहते हैं कि मान लीजिए कि ये कंडीशन पूरी हो जाती है, ठीक है, इंक्वायरी हुई और वो जो कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट दी और ये प्रूफ हो गया कि हाँ उन्होंने मिसबिहेव किया था, या वो जो है अब इनकेपेबल है, नहीं कार्य कर सकते हैं भाई, वो इस पद के लायक नहीं रहे हैं, अब असमर्थता आ गई है उनके अंदर, है ना, बहुत बीमार रहते हैं, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, उनकी कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी हारी है, उनको अब काम नहीं करना चाहिए, हम नहीं चाहते कि वो काम करें, ठीक। तो वहां पर क्या चीजें हैं, ये कहते हैं कि भाई ऐसी स्थिति में आप क्या करो, ये दोनों चीज तो करनी करनी है। उसके बाद दोनों सेशन, दोनों ही हाउसेज में वो बिल पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकसभा में पास हो गया तो इनफ है, नहीं, लोकसभा में पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा इंक्वायरी करेगी उसकी फिर से, और इंक्वायरी करने के बाद उसको पास करेगी, और पास करने के बाद वो सेम सेशन में राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति को सेम सेशन में उस पर परमिशन देनी पड़ेगी, वो तुरंत हट जाएगा अपने पद से, और ऐसा होगा नहीं, मैं आपको बता दूं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऐसा रामास्वामी जी जब हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं वो थे, तो उनको हटाने के लिए किया गया था, लेकिन क्या हुआ था, हो ही नहीं पाया था। ऐसा नहीं है कि नहीं लाया गया है, लाया गया है, लेकिन वो आज तक कभी अमल में नहीं आ पाया। जो भी ये क्या कहते हैं इस तरीके से महाभियोग लाए हैं, उसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि एक ही सेशन में सारी चीजें होनी बहुत जरूरी है। आज तक तो कभी नहीं लगा है किसी पर भी इम्पीचमेंट। हालांकि जो आपके वी रामास्वामी थे 1991 से 1993 के बीच में, और जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी थे, अभी थे वो तो 17-18 में, तो उनके खिलाफ भी जो है ऐसा इम्पीचमेंट प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, 50% और 2/3 मेजोरिटी, दोनों हाउसेज से पास होना चाहिए, सेम सेशन में होना चाहिए, और सेम सेशन में उसको राष्ट्रपति भी परमिट करे, तभी ये होगा। और ये दो जजेस थे जिनके खिलाफ ये लाया गया है आज तक।
अब इसके बाद जब मैं बात करती हूँ आपका, ये तो था आपका क्या 24 का फोर क्लोज। जो इसका प्रोसीजर है, पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द presentation of an address and for the investigation and proof of the misbehavior or incapacity of a judge under clause 4। जो पार्लियामेंट है वो रेगुलेट कर सकती है कि क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा इसको प्रेजेंट करने के लिए दोनों हाउसेज में, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और जी क्या जो है आपका, मैंने आपको बताया ना जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 का, जिसमें ये बताया गया है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर क्या होगा, इनकैपेसिटी क्या होगी, और उसको कैसे हाउसेज में लाया जाएगा, कैसे वो पास होना चाहिए, वो सारी प्रक्रिया उसमें बताई गई है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जब किसी को अपॉइंट किया जा रहा है, चाहे वो आपके राष्ट्रपति होते हैं, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको शपथ दिलवाई जाती है, ठीक है, जो कि 3rd शेड्यूल में बताई गई है। यही आपका इसका क्लोज 6 कह रहा है, बस और कुछ नहीं है। और जो क्लोज 7 है वो ये कहता है, नो पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट shall plead or act in any court of before any authority within the territory of India। अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है तो वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है भारत के अंदर, है ना। ऐसा नहीं कि रिटायर होने के बाद वो सोचे कि अरे खाली बैठा हूं, चलो क्या करूं, प्रैक्टिस कर लेता हूं या कुछ ऐसा नहीं। पूरे भारत में किसी भी कोर्ट में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, है ना। एक सम्मानजनक पद है तो इसीलिए मना किया गया है। और फिर आपको भी पता है कि बायसनेस बन जाती है अगर कहीं पे खड़े भी हो गए, तो जाहिर सी बात है चाहे हाई कोर्ट का जज हो या आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो, वो बेचारा फैसला अगेंस्ट में दे ही नहीं सकता कभी भी। तो वो सब चीजें भी हैं। इनकी जो सैलरीज वगैरह की बात की गई है वो आर्टिकल 125 करता है, जो ये कहता है देयर शेल बी पेड टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सच सैलरीज एज मे बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ एंड अंटिल प्रोविजन इन दैट बिहाफ सी इज सो मेड सच सैलरीज एज आर स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल। जजेस की जो सैलरीज होगी सुप्रीम कोर्ट की वो पार्लियामेंट लॉ बना के डिटरमाइन कर सकती है, और जब तक इस तरीके से नहीं डिटरमाइन कर रही है तो तब तक वही सैलरीज होंगी जो कि सेकंड शेड्यूल में बताई गई है। सेकंड शेड्यूल में आपका सैलरीज और अलाउंसेस के बारे में बताया गया है कि किसको कितनी दी जाएगी। जो एमपी है, एमएलए है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, ठीक है, उन सबकी जो सैलरीज है वो क्या रहेंगी, किस तरीके से रहेंगी। वही पेंशन और वो सब चीजें वही उसमें बताया गया है। 125 उसके बारे में बात करता है। आपका जो 126 है वो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। अगर किसी कारण से when the office of chief justice of India is vacant or when the chief justice is by reason of absence or otherwise unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other judges of the court as the president may appoint for the purpose। है ना, कार्यवाहक जज बनाना है हमें तो, और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका पद खाली है किसी कारण से, या जैसे मृत्यु से कभी कभी एकदम से खाली हो जाता है, या फिर किसी कारण से वो नहीं आ सकते हैं, पैरालाइज हो गए हैं, एकदम से तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, ठीक, तो ये कहते हैं कि उस समय जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी और जज को क्या कर सकता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकते हैं जब तक दूसरा जज नहीं बनाया जाता है, या जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं। अगर ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा तबीयत खराब है और 2-4 दिन या हफ्ते भर में वो ठीक हो सकते हैं, महीने भर में ठीक हो सकते हैं, तो फिर उनको रखा जा सकता है, क्योंकि एकदम से अगर पद खाली हो तो उसको संभालने वाला तुरंत चाहिए। और जबकि जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर मैंने आपको बताया है उसमें यह है कि भैया आपको क्या है, रिकमेंडेशन जाती है, सीनियर मोस्ट को उसको करना होता है, ठीक, तो लेकिन जब तक 2-3 दिन लगे या 5 दिन लगे, एक एक्टिंग जज तो चाहिए हम लोगों को ताकि वो उस कार्य को करता रहे। तो इसमें 126 में दिया गया है कि भाई अगर वेकेंट हो जाता है तो वहां पर जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी अदर जज को उनकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट कर सकता है। एक जो आपका 127 है वो बात करता है एड होक जजेस की, वो बात करता है आपका तदर्थ न्यायाधीश की। अच्छा, ये क्या होते हैं,
ये कहते हैं कि जो आपका एडहोक जज है, जो 127 में बात की गई है, जो 126 है वो तो एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात कर रहा है कि उनका पद है जो वैकेंट हो गया है, वो टेम्परेरीली एब्सेंट है या अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, अनेबल है परफॉर्म करने में, तो वहां पर हम कर सकते हैं। जब हम एडहोक जज की बात करते हैं तो ये भी अ जज अपॉइंटेड फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, ये भी एक टेम्परेरी पीरियड के लिए किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? लैक ऑफ कोरम ऑफ परमानेंट जजेस। अगर हम बात करते हैं कि भैया जो कोरम बनना है, मान लीजिए कि जो जजेस है और वहां पर जो जजेस का कोरम है वो पूरा नहीं हो पा रहा है और हमें ऐसा लगता है कि एकदम से उस कोरम को पूरा करना जरूरी है, तो वहां पर क्या कर सकते हैं? जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको क्या एडहोक जज के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा? ये इसका जो प्रोसीजर है आपको 127 में देखने को मिलता है। ये कहते हैं if at any time there should not be a quorum of the judges of the Supreme Court available to hold or continue any session of the court, the Chief Justice of India may, with the previous consent of the President and after consultation with the Chief Justice of the High Court concerned, है ना, जिस हाई कोर्ट से हम जज को ले रहे हैं उसके सीजीआई से भी हमें कंसर्न करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट इन राइटिंग द अटेंडेंस एट द सिटिंग ऑफ द कोर्ट एज an ad hoc judge for such period as may be necessary of a judge of a high court duly qualified for appointment as a judge of the Supreme Court to be designated by the Chief Justice of India। एक ऐसे व्यक्ति को जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाई हो, ठीक, ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? हम तदर्थ न्यायाधीश बना सकते हैं। अगर जजेस का कोरम पूरा नहीं हो रहा है, उस सेशन को हम क्या है नहीं चला सकते हैं, तो वहां पर हम एक जज को एडहोक जज के रूप में रख सकते हैं अगर हमें ऐसा लगता है कि जरूरत है। और ऐसा कौन करेगा? ऐसा करेगा आपका सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई है वो करेगा विद द कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को वो क्या करेगा? उसकी कंसेंट लेगा पहले, कंसेंट लेने के बाद उस सीजेआई से भी कंसल्टेशन करेगा जिसके हाई कोर्ट से जजेस को लेना है। और वो जो हाई कोर्ट को लेना है वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए भी योग्य हो, जैसे कि 5 साल तक जज रह चुका हो। किसका? हाई कोर्ट का, उसी को हम करेंगे। और जब ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कार्य करता है तो उसको वही सैलरीज दी जाएगी, उसकी वही जुरिस्डिक्शन होगी, उसकी वही पावर होगी, वही प्रिविलेजेस होंगे जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज के होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं, ये जो खामियां थी, पहले मान लीजिए केवल 7 ही जज रखे गए हैं, है ना, उसके बाद बढ़ा के 10 जज कर दिए गए हैं, लेकिन केसेस इतने ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, एक बेंच वहां पे सुन रही है, एक बेंच यहाँ पे सुन रही है, एक बेंच यहाँ पे सुन रही है, जज ही नहीं बचे, है ना। मान लीजिए कभी भी आपका लार्जेस्ट बेंच बनानी पड़ गई है, ऐसे केसेस आ गए हैं। अब लार्जेस्ट बेंच क्या बनाए? हमारे पास तो जज ही 7 है और वो जज सारे बिजी हैं, वो भी अपने अपने केस को देख रहे हैं, तो जजेस की जरूरत पड़ जाती थी। इसलिए रखा गया है कि भैया आपको पढ़े या ना पढ़े, लेकिन आपके पास एक प्रोविजन होना चाहिए कि अगर कभी भी पड़ती है फ्यूचर में तो आप इसको जो है अवेल कर सको। ये एक तरीके से आपका सावधानी बरत के चली गई है ना, क्योंकि उस समय इतनी नहीं रखी गई थी, जजेस की संख्या थोड़ी थोड़ी रखी गई थी कि भैया आप एक काम कर लेना, नीचे से उठा लेना, तो समय समय पर बढ़ती चली गई। तो ये कहीं ना कहीं एक सावधानी थी कि भाई ताकि आप जो है वहां से ले सको। और ऐसा भी है यहाँ पर जो आपका 128 है वो ये कह रहा है कि भाई अगर कोई जो जज है वो रिटायर हो गया है तो वहां पर हम उसको भी क्या कर सकते हैं? अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, ताकि जो हमें अगर जरूरत पड़ती है उनकी। आर्टिकल 128 अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। Notwithstanding anything in this chapter, the CJI is Chief Justice of India may at any time with the previous consent of the President request any person who has held the office of a judge of the Supreme Court or of the Federal Court or who has held the office of a judge of a high court and is duly qualified for appointment as a judge of the Supreme Court to sit and act as a judge of the Supreme Court, and every such person so requested shall while so sitting and acting be entitled to such allowances as the president may by order determine and have all the jurisdiction power privileges। सब कुछ वही रखेंगे। इनका ये कहना है कि भैया जो सीजेआई है ना
वो आपके राष्ट्रपति के कंसेंट से ऐसे व्यक्ति को जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है या फेडरल कोर्ट का जज रह चुका है ना, पहले तो फेडरल कोर्ट ही बोलते थे ना इसको हम 1950 से पहले, फेडरल कोर्ट का जज रह चुका है, या कोई आपका हाई कोर्ट का जज है, रिटायर्ड जज है, और वो क्या है आपका अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाई है। मैं फिर से बात करती हूँ कि भैया कम से कम या तो उसने 10 साल तक प्रैक्टिस की है या फिर वो 5 साल तक वहां पे रहा है, और यहाँ पे तो ये हाई कोर्ट का जज बोल रहे हैं तो कम से कम 5 साल तक वो रहा हो हाई कोर्ट का जज, तभी वो क्या माना जाएगा, क्वालिफाई माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए। तो उसको भी क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं दोबारा, ताकि वो जो है कोर्ट में बैठ सके, फैसले दे सके, और उसका जो एक्सपीरियंस है हम गेन कर सकें, और उसको वही जो सैलरीज है, वो सब अलाउंसेस है, वही मिलेंगे जो प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से डिटरमाइन करता है, और वही सब प्रिविलेजेस उसके पास होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के पास होते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि भैया अगर कोई जज रिटायर भी हो गया है तो आप उसको भी बुला सकते हो, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई, नए नए जजेस हैं, नए नए बच्चे हैं, और भी सब एज फैक्टर है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो उनको भी तो मौका दीजिए। अब जो आपका इसका नेक्स्ट आर्टिकल है 129, ये क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। द सुप्रीम कोर्ट शेल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शेल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने क्या कहा कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका अभिलेख न्यायालय है। अब ये जो अभिलेख न्यायालय होता है वो क्या है, एक तो जो अभिलेख न्यायालय इन्होंने बनाया है, अभिलेख न्यायालय तो समझिएगा कि कंटेम्प्ट जो आपका कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट है 1971 का, उसके अंदर ये कहा गया है कि सिर्फ 2 ही कोर्ट ऐसी हैं, एक तो है आपका सुप्रीम कोर्ट, एक है हाई कोर्ट, जो अवमानना के लिए पनिश कर सकती है। कैसी अवमानना, सिविल और क्रिमिनल 2 तरीके की दी गई है ना। क्रिमिनल में पब्लिकेशन हो जाता है, और जो आपका सिविल है उसमें जब आप किसी ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं, किसी डिक्री को नहीं मान रहे हैं, किसी जजमेंट को नहीं मान रहे हैं, डिसओबे कर रहे हैं, या आपने कोई अंडरटेकिंग दी है उसको नहीं मान रहे हैं, तो वो सिविल में चला जाता है। तो उसमें पनिश करने की जो पावर है ना, उस कोर्ट को नहीं है जिसका ऑर्डर आपने नहीं माना, उस कोर्ट को नहीं है जिसके अगेंस्ट आपने पब्लिकेशन किया जनता के बीच में, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है कि उसमें आपको पनिश कर सके। ठीक है, एक तो ये मतलब होता है आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का। और एक ये कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, जो इसकी प्रोसीडिंग है, और जो इसके जितने भी जजमेंट रहे हैं, वो सब के सब आपका एक रिकॉर्ड और एविडेंस के रूप में हमेशा रिकॉर्ड किए जाएंगे, दर्ज किए जाएंगे। इसके जो अभिलेख हैं, इसके जो साक्ष्य हैं, वो एक जो क्या कहते हैं, रखे जाएंगे सभी के सभी, और किसी भी अदर कोर्ट में चल रहे मामलों के दौरान इन पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता है। तो इसका जितना भी डिसीजन है, जितनी भी प्रोसीडिंग है, जो भी चीजें, जो भी कार्रवाई इन्होंने की है, वो सभी एक एविडेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और उसको कभी भी किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, और इनको हमेशा रेफरेंसेस की तरह लिया जाएगा। हम कहते हैं ना कि अरे केशवानंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यार 1973 में ये जजमेंट आया था, है ना, बोल सकते हैं ना, हाई कोर्ट में खड़े होके बोल सकते हैं ना, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खड़े होके, तो वो बिल्कुल किसके साथ बोल रहे हैं, हम ऑथेंटिकेशन के साथ बोल रहे हैं। वो इतना रिलायबल सोर्स है कि उसको ना तो हाई कोर्ट नकार सकता है, ना कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नकार सकता है। किसी के पास इतनी अथॉरिटी ही नहीं है कि वो उसको नकार दे। वो एक स्टैंडर्ड लॉ है और उसको कोई नहीं नकार सकता है, और वो रिलायबल है। तो इसके जितने भी डिसीजंस होंगे, जो भी प्रोसीडिंग होंगी, वो सभी एक रिकॉर्ड के तौर पे, एक एविडेंस के तौर पे रखे जाएंगे, और किसी भी कोर्ट में उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, और वो रेफरेंसेस की तरह हमेशा एक्सेप्ट किए जाएंगे। और साथ ही साथ एक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं, जिसमें जो पनिशमेंट है वो अप टू 6 मंथ इंपेरिजमेंट हो सकता है, और अप टू 2000 फाइन लगाया जा सकता है, 2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और 6 महीने तक का कारावास दिया जा सकता है अगर किसी ने सिविल या क्रिमिनल कंटेम्प्ट किया है। वो एक अलग बिल्कुल सब्जेक्ट है, वो हम आगे बाद में पढ़ेंगे, आपका जो प्रोफेशनल एथिक्स आएगा। ठीक, तो ये मतलब होता है आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का।
कि सारा का सारा रिकॉर्ड इसका एविडेंस के रूप में रखा जाता है और सभी वो रिलायबल सोर्स होता है और सबको मानना होता है और वो रेफरेंस दिए जाते हैं, कोई नकार नहीं सकता। अब जब हम बात करते हैं आपका 130 की, तो 130 में हम ये देखते हैं कि वैसे तो हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पर है, दिल्ली में है। क्या उसको कहीं और भी बिठाया जा सकता है, कहीं और भी सिटिंग हो सकती है? तो ये 130 कहता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। The Supreme Court shall sit in Delhi or in such other place or places as the Chief Justice of India may, with the approval of the President, from time to time appoint. देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपको पता है कि दिल्ली में होगा, और ऐसे किसी अदर स्थान पर या स्थानों पर भी हो सकता है जब जो सीजेआई है वो प्रेसिडेंट से अप्रूवल ले ले किसी और स्थान पर भी बैठने की, तो वो वहां पर भी बैठ सकता है ना, लेकिन अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अगर अप्रूव कर देता है प्रेसिडेंट तो वो इलाहाबाद में भी लगा सकते हैं, वो जयपुर में भी लगा सकते हैं अपनी सीट, है ना। तो जो न्यायपीठ है वो वहां पे भी हो सकती है, वहां पे भी हो सकती है। आप खुद देखते हो कि हमारा जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उनकी जो एक न्यायपीठ है कहां पर है, आपकी लखनऊ में भी है। तो किसकी परमिशन से है? विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नर, गवर्नर के अप्रूवल से है। इसी तरीके से यहाँ पे किसका लेना होगा? प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना होगा, तो हम दूसरे स्थान पे भी न्यायपीठ लगा सकते हैं अपनी। ये है। अब जो इसका मेन शुरू होता है जुरिस्डिक्शन और पावर, वो 131 से शुरू होता है। तो जुरिस्डिक्शन और पावर ये हम अगले लेक्चर में बात करेंगे अपना सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद बात करेंगे 368 की। ये मैम आज कौन कौन सा कवर किया है? मैंने काफी लेट ज्वाइन किया था, तो एक बार अरे आज इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ आपका सुप्रीम कोर्ट का, फिर उसके बाद 124, 125, 26, 27, 28, 29 और 30। 124 से 30 तक हुआ है। ओके मैम, ठीक है। तो मैं ऑडियोबल थी, चलूं पा रहे थे ना मुझे?